फ्रेंड्स, एक नई वैकेंसी एनएफएल लिमिटेड में निकल के आई है। एनएफएल लिमिटेड एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इसीलिए ये आपकी एक गवर्नमेंट जॉब ही होगी। तो काफ़ी सारी पोस्ट पे वैकेंसीज़ जो है वो निकल के आई हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उन पोस्ट के लिए किस डेट से एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, क्या लास्ट डेट रहेगी, ठीक है, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, क्या फ़ॉर्म फीस रहेगी, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए फॉर्म स्टार्ट कब से हुए हैं। तो फॉर्म स्टार्ट स्टूडेंट 9 अक्टूबर 2024 से ही हुए हैं, यानी कि कल से। और इसकी लास्ट डेट 8 नवंबर 2024 है। करेक्शन के लिए जो फॉर्म ओपन होगा वो सिर्फ 2 दिन के लिए होगा, यानी कि 10 और 11 नवंबर को, राइट। तो उन्होंने यही लिखा हुआ है कि हमें जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर देना है ताकि लास्ट मोमेंट पे दिक्कत ना आए। ओके। साथ ही साथ में स्टूडेंट कट ऑफ डेट भी दे रखी है, जो कि 30 सितंबर की है। कट ऑफ डेट यानी कि जो भी उन्होंने बोला हुआ है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर ग्रेजुएशन दे रखी है तो आपकी ग्रेजुएशन 30 सितंबर 2024 से पहले पहले हो चुकी हो। अगर उसमें कोई आईटीआई, कोई डिप्लोमा, कोई एक्सपीरियंस कुछ भी मांग रखा है तो वो आपका 30 सितंबर 2024 से पहले पहले कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। अगर कोई एज का क्राइटेरिया है तो वो सर्टेन एज आपकी 30 सितंबर 2024 से पहले हो जानी चाहिए। कट ऑफ डेट वो लोग जो चेक करेंगे वो 30 सितंबर 2024 की चेक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो जो इन लोगों की यूनिट्स हैं वो अलग अलग जगह पे हैं, यानी कि नंगल और भटिंडा पंजाब की है, पानीपत की यूनिट हरियाणा की है और बाकी 2 यूनिट विजयपुर यूनिट की हैं जो कि मध्य प्रदेश की हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यूनिट्स वाइज उन्होंने आपको वैकेंसी निकाल के दिखा रखी है, जो कि आप अपनी जो भी आपका स्टेट पड़ता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर सकते हो। अब हम फिलहाल पहले बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए एज लिमिट तो हर एक की 18 टू 30 ईयर्स चल रही है, ये तो सब में कॉमन है। ओके। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें मांग रखी हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपको बीएससी तो चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, जो कि 50% होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 45% उसमें मार्क्स आने चाहिए SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के, ठीक है। या फिर वो कह रहे हैं कि आपके पास रेगुलर 3 इयर्स का डिप्लोमा हो केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। ओके। अगर हम आगे देखें तो आगे आप देख पा रहे हैं कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल में भी 18 से 30 इयर्स की एज लिमिट है, 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो जो क्वालिफिकेशन है, मतलब क्या है कि ये पोस्ट इतनी डिज़ायरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मांग रखी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने ये चीज़ें नहीं कर रखी होती। बाकी जिसने कर रखी हैं वेल एंड गुड है, आपके लिए पोस्ट निकली हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं डिप्लोमा यहाँ पे जिस भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा हुआ है, ठीक है। मैकेनिकल की अगर इंजीनियर की पोस्ट है तो साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोगों ने सारे के सारे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास मांगी हुई हैं। अच्छा, बाकी मुझे इसमें जो एक डिज़ायरेबल पोस्ट ज़्यादा लगी वो लगी एक तो ये स्टोर असिस्टेंट की। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपसे ग्रेजुएट मांगा हुआ है, वो बेशक आपने साइंस में किया हो, कॉमर्स में किया हो कि आर्ट्स में किया हो। 50% मार्क अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स अगर आपके आए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लोको अटेंडेंट के लिए भी डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो देखिए आप देख सकते हैं नर्स के लिए भी यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है, फार्मासिस्ट के लिए भी यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है, लैब टेक्नीशियन के लिए भी डिप्लोमा मांगा गया है। एज लिमिट 18 टू 30 ईयर्स ही चलती हुई आ रही है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी डिप्लोमा मांगा हुआ है। अच्छा, एक और जो अच्छी पोस्ट है यहाँ पे वो एक अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है, तो कि इसमें कोई डिप्लोमा नहीं मांगा हुआ। उन्होंने बोला हुआ है कि फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स BCom डिग्री अगर आपके पास है, जिसमें आपके अगर 50% मार्क अनरिजर्व कैटेगरी के और 45% मार्क SC ST PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के आए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी पोस्ट है। फिर अगर हम आगे देखें स्टूडेंट, तो ये अटेंडेंट ग्रेड 1 जितने भी आ रहे हैं, ये फिटर है, वेल्डर है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, डीजल मैकेनिक है, टर्नर है, इन सब में ITI मांगा गया है। तो जिस भी बच्चे के पास ITI और वो 10th पास भी है तो वो ये वाले फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है।
तो ये पूरा फॉर्म है, आप इसमें जाके देख सकते हो। जिसने आईटीआई और डिप्लोमा कर रखा है वो देख ले, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो स्टोर असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर फोकस करेगा, राइट। बाकी मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ, जैसे कि नांगल यूनिट है तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे हर एक पोस्ट के लिए वहाँ पे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज़ हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें से आप लोग देख सकते हो कि जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस यूनिट के लिए आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये अच्छी गवर्नमेंट जॉब की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको ये फॉर्म अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के फुलफिलमेंट के साथ ही फिल कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सामने मैंने आपको दिखा दिया है कैसे उन्होंने आपको सारी की सारी वैकेंसीज़ कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बता रखी हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फ़ीस कितनी भरनी है, हर एक पोस्ट के लिए फ़ीस सेम है, 200 रुपये की फ़ीस है, ठीक है। तो फ़ीस भी रीज़नेबल है, ज़्यादा नहीं ले जा रहे हैं वो लोग। तो 200 रुपीज़ की फ़ीस है जो कि आपको फिलअप करनी है, ओके। पर SC ST कैंडिडेट्स को, PWD कैंडिडेट्स को, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को, एक्स सर्विसमैन को फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे फ़ायदा है। बाकी स्टूडेंट अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए आपको www.nationalfertilizers.com की साइट के ऊपर आ जाना है। वहाँ पे करियर्स का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप करियर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर आपने चले जाना और आपको इस सारे पोस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हो उसके अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो बच्चा ऑलरेडी रजिस्टर है वो लॉगिन कर लेगा और जो जो रजिस्टर्ड नहीं है वो पहले रजिस्टर होगा एंड उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा गया है ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट इज़ अलाउड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा एक ही पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन भर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना। अगर आप लोग इनकम्प्लीट भरोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी। ये भी देख लीजिए एक बार कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी PDF फॉर्म में, और साइज़ भी सिर्फ 2 MB रहना चाहिए। बहुत अच्छा है कि उन्होंने ना सबका अलग अलग नहीं रखा है, एक ही चीज़ उन्होंने सारी पोस्ट के लिए रखी है। जैसे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए वो आपसे कह रहे हैं 10th का सर्टिफिकेट दे दो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो उन्होंने हर एक की आपको अलग अलग बताई दी है जो भी है, पर हर एक का आपको PDF फॉर्म और 2 MB का साइज़ है उतना ही चाहिए। अगर कोई एक्स सर्विस कैंडिडेट होगा तो उसका पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ चाहिए, अभी की एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ चाहिए। अगर अभी है SC ST OBC वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इफ़ एप्लीके मतलब जो भी पर्सन है SC ST, कोई EWS कैटेगरी से भर रहा है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। PWD के लिए उनका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। बट हर एक चीज़ PDF फॉर्मेट में चाहिए और 2 MB के साइज़ में चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हम लोगों से आधार कार्ड आप दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हो, आप लोग देख सकते हैं, ओके। उसके बाद में फ़ोटोग्राफ में लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए है। सिग्नेचर में भी हम लोगों का, जैसे हम लोग सिग्नेचर डालते हैं वही डालेंगे, बट सब में आप लोग देख सकते हो कि जो साइज़ है वो 2 MB है। बस दो ही चीज़ों में JPG या JPEG चाहिए, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर में, बाकी सब PDF फॉर्मेट में चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले ये सब चीज़ें आप अपने पास इकट्ठी करके रख सकते हैं, जबकि जब आप फॉर्म भरें आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन होगा ये एग्ज़ाम, ऑनलाइन नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आप लोगों के पास, आप लोग एग्ज़ाम सेंटर भरेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे और ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्ज़ाम आप लोग देंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे कि रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली इंडिया, सॉरी दिल्ली, नोएडा उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका, भोपाल मध्य प्रदेश। इस तरीके से सारे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपको बता दिया गया है। आपको 2 चॉइसेस मिलेंगे, 2 एग्ज़ाम सेंटर भरने के लिए 2 प्रेफरेंसेस का आपके पास ऑप्शन होगा, राइट। एक और बहुत ज़रूरी बात है कि हम लोगों का जो ये OMR बेस्ड टेस्ट होने वाला है ना, ये 2 पार्ट्स में होगा, एक डिसिप्लिन रिलेटेड और एक एप्टीट्यूड रिलेटेड। सिंपल सी बात सुनिए, 2 तरीके के ऑप्शन होंगे आपके पास, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। 2 मीडियम में टेस्ट होगा आप लोगों का। उसके बाद टेस्ट होगा कितने टाइम का, 2 घंटे का आप लोगों के पास टाइम होगा। कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं है,
ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो भी आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो कि मान लो हम देख के आए कि ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या बोला कि साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, ऐसे मान लो अकाउंट असिस्टेंट में बीकॉम मांगा हुआ था, तो बीकॉम में आपने ग्रेजुएशन करी है, तो उससे रिलेटेड, जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट थी, तो उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे। एंड बाकी के 50 क्वेश्चन में वो इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और मैथ्स पूछेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा ध्यान का रखना है, 150 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, और 100 क्वेश्चन जो डिसिप्लिन से रिलेटेड, और बाकी के 50 क्वेश्चन में इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और मैथ्स होगा। राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट की, 150 में से आपको 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद ही मेरिट लिस्ट बनेगी। राइट, बट आपको क्या करना है, एटलीस्ट 75 मार्क्स लाने हैं, यानी कि 75 या 75 से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने मैंडेटरी होंगे। ठीक है। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया कि 2 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो सेम आ गए, तो वो क्या करेंगे, वो लोग देखेंगे कि जो इस पर्टिकुलर बच्चों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी उसमें इनके कितनी परसेंटेज आई है। मान लो एक बच्चे की 60% आई हुई थी, एक की 62, तो वो 62 वाले को पकड़ लेंगे। वो कह रहे हैं मान लो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी परसेंटेज सेम आ गई, दोनों के 60-60% आ गए, तो वो क्या पकड़ेंगे, फिर वो चले जाएंगे डेट ऑफ बर्थ की तरफ, जो बड़ा होगा उसको पकड़ लेंगे। मान लो एक बच्चा 20 साल का, एक 20 साल 2 महीने का है, तो 20 साल 2 महीने वाले बच्चे को पकड़ लिया जाएगा। ये समझ सकते हो कि आपकी मतलब कि आपका OMR बेस्ड ही टेस्ट होना है, उसमें आपको 150 में से 75 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, देन मेरिट लिस्ट बनेगी, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी चैनल के थ्रू जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, ठीक है, निकल के आती हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।